सनातन का अपमान नहीं सहेगा हिंदुस्तान। चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया के कोर्ट में एक व्यक्ति चीफ जस्टिस पर जूते उछाल, चीफ जस्टिस ने बड़प्पन दिखाया और कम से कम कहा कि चलते रहना चाहिए काम। उन्होंने इससे ये साबित कर दिया कि जिस सनातन का वो नारा लगा रहे हैं लोग ऐसे ही होते। इतने सारे सनातन के नाम पे संस्थाएं बनी हुई हैं, बाबा लोग आजकल जहर उगल रहे हैं, शायद किसी बाबा ने कंडेम नहीं किया। और आरएसएस की ओर से भी कोई कंडेमेशन नहीं है। महिमा मंडन किया जा रहा है उसका। क्या भारत किस ओर जा रहा है? भारत चर्चा होगी इसी विषय पर। जेपी सिंह साहब हमारे साथ मौजूद हैं। लगातार अम्बेडकर पर आप सुन रहे हैं और आज समझते हैं कि आखिर जब चीफ जस्टिस के ऊपर इस तरह से हमला हो सकता है, मान लीजिए कि पिस्टल ले जाने की इजाजत कोर्ट में होती तो शायद गोली भी चले, ये संभव हो सकता है। गांधी की हत्या की गई क्यों? किसके द्वारा की? कौन लोग? ये तमाम ऐसे पहलू हैं गांधी की हत्या से लेकर और चीफ जस्टिस के ऊपर कोर्ट रूम में जूते उछालना, क्या है रिश्ता? और जैसे कोर्ट से का महिमा मंडन लोग कर रहे हैं, बहुत सारे लोग जूता फेंकने वाले वकील का 70 साल से ज्यादा उम्र है। सोचिए कोई रेबेल अगर वहां होता कोर्ट में और रिटेलिएट कर जाता तो क्या? समझेंगे पूरा वाकया से। स्वागत है सर, नमस्ते। देखिए जी सर, सर। जूता, नारा, आगजनी अनावश्यक रूप से, जिससे आपका कोई प्रत्यक्ष संबंध नहीं है, कोई प्रत्यक्ष झगड़ा नहीं है, उसके खिलाफ गाली गलौज, ये सब क्रोध के अलग अलग आवेग नहीं है, बल्कि एक बड़ी बीमारी के लक्षण है जिसका नाम है संवैधानिक आस्था का क्षरण। सनातन का अपमान हुआ या नहीं हुआ, ये तो बात की बात है। इस जूता कांड से संविधान का क्षरण हुआ है और संविधान का अपमान हुआ है, उस संविधान का जिसने गवाई साहब को चीफ जस्टिस की कुर्सी पर आसीन किया है, वो संविधान जिसने द्रौपदी मुर्मू को राष्ट्रपति पद पर आसीन किया है, वो संविधान जिसने इसके पहले रामनाथ कोविंद को राष्ट्रपति के कुर्सी पर आसीन किया है। तो किया तो संविधान नहीं है। तो आपने जो कुर्सी पर वो चलाया है, आप उनके कुर्सी पर कोर्ट भरे कोर्ट में चलाने के बजाय अगर वो बाहर जा रहे होते, भीतर आ रहे होते, कहीं वहां आपने चलाया होता, कहीं भाषण देने जाते हैं वहां चलाया होता, तो एक वो दूसरी बात होती। लेकिन सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के कोर्ट के भीतर जो है चीफ जस्टिस पर जूता चलाना, ये गवाही कोई व्यक्ति नहीं है। गवाही अपने आप में चीफ जस्टिस एक संस्था है, उस संस्था पर आप जूता चला रहे हैं। और उसके बाद हमारे ये जो नोएडा के गोदी मीडिया के संस्थान हैं, वो इस तरह उसका इंटरव्यू दिखा रहे हैं राकेश किशोर का, जैसे उसने गोल्ड मेडल ओलंपिक में जीता हो, या नोबेल पुरस्कार उसको, शांति का जो है नोबेल पुरस्कार, या किसी और विधा का, साहित्य का, साइंस का, अर्थशास्त्र का नोबेल पुरस्कार प्राप्त हुआ हो। इस तरह उसका जो है महिमा मंडन किया जा रहा है। अब अलग अलग मीडिया पर जो राकेश जी का कहना है, पहले मैं वो आपको बताना चाहता हूं। सोमवार को सुप्रीम कोर्ट ने भारत के चीफ जस्टिस बी आर गवई पर जूता फेंकने की कोशिश करने वाले 71 वर्षीय वकील राकेश किशोर ने कहा है कि उसे अपने कृत्य के लिए कोई पछतावा नहीं है, जबकि उसके परिवार ने इसके लिए उसकी कड़ी निंदा की है। अब परिवार ने क्यों कड़ी निंदा की है? अब हो सकता है वास्तव में कड़ी निंदा की हो, और वास्तव में ये डर गई हो कि कहीं ऐसा ना हो कि बुलडोजर जस्टिस होने लगे उसके साथ। दोनों बातें हैं। तो अनप्रेडिक्टेबल सरकार है, पता नहीं। लेकिन जो सरकार
सांप्रदायिकता को बढ़ावा देती है, जो इस तरह के लोगों के खिलाफ काम नहीं करती, वो क्या कार्रवाई करेगी। बहरहाल उसके परिवार वालों ने उसकी निंदा की है। पुलिस पूछताछ में राकेश किशोर ने बताया कि उसने यह कदम इसलिए उठाया क्योंकि हाल ही में सुप्रीम कोर्ट ने खजुराहो के वाद विषय पर एक याचिका न सुनने का आदेश दिया था। उस याचिका में भगवान विष्णु की मूर्ति को पुनर्स्थापित करने की मांग की गई थी। न्यायालय की उस टिप्पणी पर उसने आपत्ति जताई कि मंदिर के विषय में यह मामला एएसआई का विषय है। यह भी कहा था कि ईश्वर से कहो वे कुछ करें। असली असली मर्म पर चोट यही था कि ईश्वर से कहो वो कुछ करें, पत्थर की मूर्ति कुछ नहीं करती। और ये सबसे पहले जो मोह भंग हुआ था वो सोमनाथ में हुआ था। जब आक्रांताओं ने सोमनाथ का मंदिर ध्वस्त किया तो वहां की भोली भाली जनता समझ रही है कि शिव के प्रकोप से ये ध्वस्त हो जाएगा, भी भस्म हो जाएगा, उसका कुछ नहीं हुआ। तो पहली बार जो है आस्था पर इतनी चोट पहुंची कि उसके बाद जो है आस्था को बनाए रखने के लिए जो है वो भक्ति आंदोलन की शुरुआत हुई। खैर ये विषय दूसरा हो जाएगा। राकेश ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट के इस निर्णय के बाद मैं चैन से नहीं सो सका। रातों को ईश्वर मुझसे पूछ रहे थे, अब ईश्वर इनसे पूछ रहे थे कि कैसे आराम कर सकता हूँ। उन्होंने यह भी कहा कि किसी राजनीतिक दल से नहीं जुड़े हैं और जेल जाने के लिए तैयार है। अगर मैं जेल में होता तो अच्छा होता। मेरा परिवार बहुत दुखी है, उन्हें मेरा यह कदम समझ में नहीं आ रहा। अब सवाल इस बात का है कि जिस मीडिया ने राकेश किशोर को महिमा मंडित कर रहा है, वो मीडिया रायबरेली में एक वाल्मीकि युवक को जला मार पीट पीट कर मार डालने का संज्ञान तक नहीं ले रहा। अब राकेश किशोर का इंटरव्यू का प्रचार प्रसार जोर शोर से हो रहा है। जिन विचारों को दक्षिणपंथी इको सिस्टम आगे बढ़ाता रहता है वही विचार राकेश किशोर के हैं। लेकिन यही मीडिया रायबरेली में दलित युवक की हत्या पर खामोशी ओढ़े हुए है। नेता विपक्ष राहुल गांधी और कांग्रेस अध्यक्ष ने मंगलवार 7 अक्टूबर को रायबरेली की घटना पर जरूर तीखा हमला बोला है। वरिष्ठ पत्रकार रोहिणी सिंह ने मीडिया की स्थिति पर मंगलवार को बहुत सटीक टिप्पणी की है। रोहिणी ने लिखा है कि एक दलित परिवार के सीजीआई जस्टिस पर गवाही गवाही पर जूता उछालने वाले वकील को नोएडा मीडिया में इतनी शान से दिखाया जा रहा है जैसे वो ओलंपिक से मेडल लेकर आया। जातिवाद के आरोपों को खारिज करने वाले नोएडा के संपादक क्या बताएंगे कि ऐसी क्या मजबूरी है कि एक लफाड़ को उन्हें अपने चैनल पर मजबूती से स्पेस देने की आवश्यकता है। सच कड़वा है, कोई भी पिछड़ी जाति का या दलित जाति का व्यक्ति अगर ऊंची कुर्सी पर बैठ जाए तो उसे अपमानित करने का कोई मौका नहीं छोड़ते मुख्य धारा की मीडिया में बैठे कुछ संपादक। क्या अगर सरकार के किसी मंत्री पर जूता चले तो जूता फेंकने वाले का इंटरव्यू ऐसे ही चलेगा? अब ये जानना बहुत जरूरी है कि काफी दिनों से दक्षिणपंथी इको सिस्टम भारत के चीफ जस्टिस बी आर गवई को सनातन विरोधी ठहरा रहा है। सोशल मीडिया पर उनका मीम बनाकर उनसे माफी की मांग की जा रही है। कई चैनलों ने इस पर शो तक आयोजित किए, लेकिन रायबरेली की घटना पर मीडिया को शो करने की फुर्सत नहीं है। दलितों और अल्पसंख्यकों पर लगातार तमाम राज्यों में सरकारी कार्रवाई हो रही है, उनकी संपत्तियों को बुलडोजर चल रहे हैं, लेकिन मीडिया के पास इस मुद्दे को उठाने का हौसला नहीं। हौसला क्या कहिए, इच्छा शक्ति नहीं। क्योंकि मालिकों ने जो है पत्रकारों को ऊपर से ऐसा चाप रखा है कि या तो हमारी लाइन पर जो है राग दरबारी गाओ, अन्यथा बाहर जाओ। और पत्रकार नौकरी कर रहे हैं, इस समय पत्रकारिता नहीं कर रहे हैं। उत्तर प्रदेश के रायबरेली जिले में जो दिल दहलाने वाली घटना ने झकझोर दिया है। यहाँ के एक गांव में 38 वर्षीय दलित युवक हरिओम को स्थानीय ग्रामीणों ने ड्रोन चोरी के संदेह में पीट पीट कर मार डाला। राज्य भर में फैली ड्रोन चोरी की अफवाहों के बीच यह घटना हुई, जिसे कांग्रेस ने जंगल राज करार देते हुए योगी सरकार पर निशाना साधा और राहुल गांधी और खड़गे ने इसकी निंदा की। अब सवाल इस बात का है कि किसी भी संवैधानिक लोकतंत्र में न्यायाधीश की कुर्सी बदलती दुनिया में एक स्थिर बिंदु होती है, एक ऐसा स्थान जहां क्रोध पर तर्क और आवेग पर कानून की जीत होती है। लेकिन 6 अक्टूबर 2025 को भारत के सर्वोच्च न्यायालय में स्थान क्षण भर के लिए उस समय विस्तृत हो गया जब
एक वकील साहब ने जस्टिस गवई के ऊपर जूता चला दिया, हालांकि जूता कहीं और चला गया और तुरंत उनको पकड़ लिया गया। ना पकड़े जाते तो पता नहीं वहां उपस्थित वकील उनका क्या हाल करते। 71 साल के हैं, पता नहीं अभी सांस ले रहे होते कि नहीं ले रहे होते। क्यों? क्योंकि इलाहाबाद कचहरी में ही वकील जिससे नाराज रहते हैं, जिस आरोपी से, पुलिस हिरासत में उसकी इतनी पिटाई करते हैं कि वो मरते मरते बचता है। बल्कि एक दरोगा पर भिड़ गए थे तो दरोगा ने गोली चला दी, जिसमें एक वकील साहब की मौके पर मौत हो गई। इतना जो है वो हिंसक जो है वकील हो जाते हैं। लेकिन तो उन्होंने तुरंत अपने कब्जे में ले लिया और कब्जे में लेकर के, मामला सुप्रीम कोर्ट का था, कचहरी जिला कचहरी का होता, इलाहाबाद का होता, तो वकील साहब पता नहीं सही सलामत जो है घर जा पाते या नहीं जा पाते। अब अदालत में त्वरित हस्तक्षेप से इस कृत्य को सफल होने से रोक दिया और वकील को बाहर निकाल दिया। जाते समय उनके मकसद से साफ जाहिर हो गया, सनातन का अपमान नहीं सहेंगे, लेकिन हम संविधान का अपमान करेंगे, जो उन्होंने नहीं कहा। उस संक्षिप्त आवेशपूर्ण क्षण में एक व्यक्ति पर हमला उस संस्था पर हमला बन गया जिसका वह प्रतिनिधित्व करता है, और संवैधानिक व्यवस्था पर भी हमला हो गया। यह सिर्फ घटिया मिजाज का प्रदर्शन नहीं था, यह संवैधानिक शिष्टाचार के मूल विचार के प्रति अवमानना का प्रकटीकरण था। जूता मुख्य न्यायाधीश पर नहीं लगा, बल्कि उससे कहीं ज्यादा नाजुक चीज पे लगा, जो है संस्थाओं में जनता का विश्वास। इतनी बड़ी बड़ी पूरा बाबरी मस्जिद छीन लिया आपने मुसलमानों से। वो भी तो चाहते थे तो 5 जजों की बेंच पर जूता उछाल सकते थे। तमाम पीड़ितों के साथ आए दिन जो है वो जो आरोपी तो आरोपी है, जो आरोपियों द्वारा पीड़ित व्यक्ति हैं, उनकी भावनाओं पर लगातार सुप्रीम कोर्ट के एक के आदेश के बाद एक जो है कुठाराघात होता है, और सुप्रीम कोर्ट में जज साहब लोग बैठ के सिद्धांत बघाड़ते हैं। तो जो आरोपी से पीड़ित व्यक्ति है वो भी चाहे फ्रस्ट्रेशन में ये सिद्धांत बघाड़ रहे हो, चाहे बलात्कार का मामला हो, चाहे मर्डर का मामला हो, चाहे मतलब एक से एक गंभीर मामला हो, और फिर जो जज साहब लोग जजमेंट देते हैं, जजमेंट के साथ जो आउट ऑफ द कॉन्टेस्ट सिद्धांत बघाड़ने लगते हैं, असली समस्या तो वही है जो जजमेंट का हिस्सा नहीं होता। लोग सोचते हैं कि अरे जज साहब ने तो ऐसा कहा है, जब जजमेंट देखते हैं तो पता चला उसकी एक लाइन नहीं लिखी हुई। सारी समस्या की जड़ वही है। लेकिन इस सारी समस्या की जड़ के बाद भी अगर कोई जो है इस तरह जो है जूता लेके उठा के फेंकता है, और उसके बाद उसका महिमा मंडन, ये तो और गंदा है। लेकिन हम आपसे एक सवाल पूछना चाहते हैं। महात्मा गांधी की हत्या नाथूराम गोडसे ने की, और कहा जाता है, जैसा हमने बचपन में सुना है, कि गांधी जी ने उसे क्षमा कर दिया। ये नादान है, इसने वो कर दिया, इसको मैं क्षमा करूं। क्या उसके बाद नाथूराम गोडसे पर मुकदमा नहीं चला? क्या नाथूराम गोडसे को फांसी की सजा नहीं हुई? हुई। तो ये सुप्रीम कोर्ट में जूता चला है, गवाही साहब इस पर एफआईआर कराएं या ना कराएं, लेकिन क्या इस पर जो है वो क्या कहते हैं, पुलिस प्रशासन को स्वयं संज्ञान लेकर के जो है कार्रवाई नहीं करनी चाहिए? एकदम। आखिर मोदी जी या किसी मामले में कोई कुछ, राहुल गांधी कुछ भी कह दे रहे हैं और कोई नेता कुछ भी कह दे रहा है, तो उसमें बनारस में, गाजीपुर में, कोयम्बटूर में मुकदमे दाखिल हो जा रहे हैं, जबकि जो प्रभावित पार्टी है वो दाखिल नहीं कर रही है। तो इस मामले में क्या मुकदमा दाखिल नहीं हो, इस मामले में क्या उसके ऊपर मुकदमा नहीं चल सकता? उन्होंने क्षमा कर दिया, या सुप्रीम कोर्ट ने कहा हम इस मामले को नहीं आगे बढ़ाना चाहते, लेकिन पब्लिक डोमेन में एक संवैधानिक संस्था पर इस तरह जूता उठा करके हमला हुआ है, तो क्या इसका संज्ञान पुलिस को नहीं लेना चाहिए? तो ये इसका संज्ञान नहीं लेगी तो कब संज्ञान लेगी? क्या प्रधानमंत्री, गृह मंत्री पर कुछ होगा तभी संज्ञान लेगी? चलिए सर, अब तो लगता है लोकतंत्र का कि खुला खेल लोकतंत्र के जो फरसाबाजी। लोकतंत्र के जो 4 स्तंभ हैं, उसमें न्यायपालिका भी बराबर का स्तंभ है, जिस तरह जो है कार्यपालिका, विधायिका और जो है वो क्या कहते हैं पत्रकारिता है। बल्कि पत्रकारिता को तो बहुत लोग चौथा स्तंभ मानते ही नहीं, 3 स्तंभ मानते हैं। तो न्यायपालिका, कार्यपालिका और जो है वो विधायिका, तो न्यायपालिका का उसमें सर्वोच्च स्थान है। तो न्यायपालिका पे इसमें इस तरह की घटना हो जाए और वो व्यक्ति कहे कि हम नहीं संज्ञान लेंगे, तो क्या जो है वो क्या कहते हैं व्यवस्था को संज्ञान नहीं लेना चाहिए? ये एकदम। जो है चूंकि वो व्यक्ति सांप्रदायिक है और उसने सांप्रदायिक एजेंडे को आगे बढ़ाया, और जो महिमा मंडित किया जा रहा है इसलिए कि वो बार बार ये कह रहा है कि हमारे सनातन को उन्होंने अपमान किया, कि जाके भगवान से कहिए कि अपने आप मूर्ति बन जाए। असली सनातन के मर्म पर ठेकेदार चोट, वही हैं। हाँ, असली मर्म पर चोट उसको वहां हो गई कि भगवान से कहिए कि जो है वो क्या कहते हैं, मतलब आपसे बता रहे हैं कि वो हो जाए, आपसे बता
तो यह हमला आकस्मिक था या जानबूझकर किया गया, इसकी जांच अभी जारी है, लेकिन इससे उठने वाले सवाल बेहद आसान हैं। जब जजों को निशाना बनाया जाता है तो किसे फायदा होता है? जब न्यायाधीशों के विरुद्ध हिंसा राजनीति की भाषा बन जाती है तो लोकतंत्र स्वयं बोल रहा होता है। इस घटना को अलग थलग करके नहीं देखा जा सकता। मुख्य न्यायाधीश गवई की टिप्पणी खजुराहो में भगवान विष्णु की मूर्ति को पुनर्स्थापित करने की एक प्रचार हित याचिका के जवाब में न्यायिक व्यंग्य का क्षमता अपमान का नहीं। मुख्य न्यायाधीश ने कहा, जाओ स्वयं भगवान से कुछ करने को कहो। बाद में उन्होंने स्पष्ट किया कि मैं सभी धर्मों का सम्मान करता हूं और कहा कि उनकी सच्ची ईमान धर्मनिरपेक्षता में दृढ़ विश्वास है, जिससे विवाद शांत हो गया। लेकिन सवाल इस बात का है कि मैं गवाई साहब के जजमेंट से, गवाई साहब के क्रियाकलाप से संतुष्ट हूं या नहीं हूं, ये प्रश्न एक अलग है। और जो है चीफ जस्टिस पर जूता चलना, ये प्रश्न एक अलग है। और मैं समझता हूं कि जो जूता चलने की घटना हुई है, इससे सुप्रीम कोर्ट के हमारे सारे माननीय और हाई कोर्ट के माननीय लोग भीतर से जरूर कहीं ना कहीं डर गए होंगे और जो है वो क्या कहते हैं, भविष्य में काफी जो है सावधानी बरतेंगे, कोई भी जो है आउट ऑफ द कोर्ट से मैंने क्या कहते हैं टिप्पणी करने से। बहरहाल यह स्पष्टीकरण सुनियोजित आक्रोश में दब गया। मुख्य न्यायाधीश के शब्दों को तोड़ मरोड़ कर अपवित्रता में बदल दिया गया। एक दलित न्यायविद के रूप में उनकी पहचान एक अघोषित लक्ष्य बन गई। इसके बाद जो दुर्भाग्यपूर्ण शरारत हुई वो स्वतः स्फूर्त नहीं थी, इसे महीनों की बयानबाजी से पोषित किया गया था, जिसमें हर संस्था को विरोधी और हर असहमति को इस निंदा माना जाता है। सनातन धर्म के स्वयंभू संरक्षक दावा करते हैं कि वे शाश्वत मूल्यों की रक्षा के लिए कार्य करते हैं, लेकिन जब बचाव पक्ष अपवित्रता में बदल जाता है तो भक्ति हमले का बहाना बन जाती है। तो हम आस्था का बचाव नहीं कर रहे होते, हम उसे हथियार बना रहे होते। तो इस मामले में आस्था को हथियार बना के क्रोध की अभिव्यक्ति की गई। यह दुखद रूप से उस असहिष्णुता को दर्शाता है जिसके कुछ राजनेता निंदा करते हैं जब उनका जूता दूसरे पैर में होता है। याद कीजिए कैसे 2023 में तमिलनाडु के उप मुख्यमंत्री उदयनिधि स्टालिन ने सनातन धर्म के उन्मूलन पर एक सम्मेलन में भाषण दिया था। उनके उदाहरण प्रतिगामी प्रथाओं की तुलना मलेरिया और डेंगू से करना ने तूफान पैदा खड़ा कर दिया था। कई राज्यों में प्राथमिकियां दर्ज की गई थी, उन्हें एक साथ जोड़ने की उनकी याचिका अभी भी सर्वोच्च न्यायालय में लंबित है। जिन लोगों ने उन पर मुकदमा चलाने की मांग थी, वही आवाजें मुख्य न्यायाधीश गवई पर हमले को सही ठहरा रही हैं या कम से कम उसे माफ कर रही हैं। पाखंड शायद ही कभी इतना सम्मित रहा हो। यदि धर्म को न्यायपालिका पर नियंत्रण करने की अनुमति दी जाती है तो एक सच्चा लोकतंत्र जीवित नहीं रह सकता। अदालत का काम हर किसी की अंतरात्मा को सुकून देना है, बल्कि कानून की व्याख्या करना है, चाहे परिणाम कितना भी परेशान करने वाला क्यों न हो। भारत की संवैधानिक नैतिकता डॉक्टर बी.आर. अम्बेडकर के शब्दों में क्रमिक व्यवस्था पर नहीं बल्कि समानता और बंधुत्व तथा सबसे बढ़कर न्याय की भावनाओं से प्रेरित समाजवाद की प्राप्ति पर आधारित। अब मुख्य न्यायाधीश जो स्वयं अम्बेडकर के विचारों के अनुयायी हैं, सत्ता से प्रश्न करने के अधिकार का बचाव करते हैं, तो एक धर्मनिरपेक्ष राज्य के संरक्षक के रूप में ऐसा करते हैं। जब कोई भक्त प्रतिक्रिया में जूता फेंकता है तो एक धर्मनिरपेक्ष आवेग के दूत के रूप में कार्य करते हैं। इन दोनों कृत्यों के बीच गणतंत्र और भीड़तंत्र के बीच की खाई। अब सवाल इस बात का है कि अब इस परिस्थिति में जो महिमा मंडन हो रहा है, बजाय इसके कि जो है राज्य सत्ता को उसके खिलाफ सुओ मोटो कार्रवाई करनी चाहिए कि उसने एक चीफ जस्टिस पर भरे कोर्ट में कैसे जूता चलाया, भले चीफ जस्टिस ने व्यक्तिगत रूप से उसको माफ कर दिया हो। तमाम वहाँ वकील, तमाम जो है सुरक्षाकर्मी सब उपस्थित थे, सबकी मौजूदगी में किया है, तो उस पर कार्रवाई करने के बजाय उसको जो है महिमा मंडित करने का जो है वो चैनलों को मौका दिया जा रहा है ताकि वो अपने को जस्टिफाई कर सके, और वो अपने को चलिए, कल जस्टिफाई हमारी नहीं एक कर प्रेस रहा है। वार्ता है। हाँ कल एक प्रेस वार्ता इसी मुद्दे को लेकर है और बहुत जल्दी जो है ना आरएसएस मुख्यालय का घेराव हम करेंगे और जी देखते हैं कितना दम है कहाँ पे। अब तो खुला खेल खेल फर्रुखाबादी हो गया। जब कानून जी। प्रशासन अपना काम नहीं करेगा तो दलितों को अपनी अस्मिता, खास तौर से मैं दलित कह रहा हूँ, उनको अपनी अस्मिता की रक्षा के लिए खुद ही खड़ा होना। बात ये है सर कि मैं राजपूत हूँ, जाति से जन्मना राजपूत जी हूँ। जी जी। मैं राजपूतवादी या जातिवादी नहीं हूँ,
लेकिन अगर किसी राजपूत को राजपूत होने के नाते टारगेट किया जाएगा तो भाई मेरा भी खून खौलता है। वो चाहे योगी आदित्यनाथ हो, राजनाथ सिंह रहे उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री, या विश्वनाथ प्रताप सिंह उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हो, या वीर बहादुर सिंह मुख्यमंत्री रहे। आप उनकी नीतियों को लेके, उनकी पार्टी को लेके चाहे जो असहमति व्यक्त कीजिए, एक राजपूत होने के नाते अगर उनके ऊपर आप जो है हमला करेंगे तो फिर भाई राजपूत मैं भी हूँ। और ये सभी में होना चाहिए। गवाई साहब क्या है क्या नहीं है, ये गवाई साहब के जी साथ। लेकिन जी अगर जी दलित जी। उस कुर्सी पर बैठा है और इसके नाते उसको अपमानित किया जा रहा है, तो इसमें सभी दलितों को मिल करके उसका विरोध करना चाहिए। इससे मैं पूरी तरह सहमत हूँ। एग्जैक्टली। शुक्रिया सर, थैंक यू, बहुत शानदार बातचीत के लिए। और दोस्तों, हर जगह आपके लिए प्रशासन खड़ा नहीं रहेगा। अपनी अस्मिता, अपनी डिग्निटी, सेल्फ रिस्पेक्ट, इसकी रक्षा आपको खुद भी करनी पड़ेगी। शुक्रिया, देखते रहिए।